हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे बढ़ चलते हैं। तो चलिए सीधे रीतिकाल के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? बताइए। ऑप्शन है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है, या फिर अलंकार विवेक है, या फिर छंद विवेचन है, या फिर ऑप्शन डी है शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष का विवेचन किया गया है रीतिकाल में। बताइए विशेषता क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नायिका भेद और श्रृंगार क्या है सबसे ज़्यादा। मैं बताया हूँ रीतिकाल में क्या है सबसे ज़्यादा, श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार काव्य। इसीलिए इसको लोग अलंकृत काल या श्रृंगार काल भी कहते हैं। रीतिकाल को क्या कहते हैं? या तो आप इसको अलंकृत काल कह लीजिए या फिर इसको आप श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल कहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किन्होंने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहे हैं। जबकि अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहे हैं। कौन कहे हैं? मिश्र बंधुओं ने। मैं ट्रिक बताया हूँ कि 4 अक्षर है अलंकृत में, तो 4 अक्षर है मिश्र बंधुओं में। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। श्रृंगार में 3 अक्षर का है तो विश्वनाथ भी 3 अक्षर का है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक क्या है? बताइए भूषण जो है उनके ग्रंथों में कौन सा अलंकार मिलता है और कौन सा अलंकार के साथ साथ जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है इनका मूल रूप से है वह कौन सा है? शिवा बावनी है, या शिवराज भूषण है, या छत्रसाल दशक है, या दूषण उल्लास है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा? शिवराज भूषण में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा अलंकार मिलते हैं। और अलंकार भी कौन मिलते हैं? कवित्त और सवैया मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मतिराम की भाषा क्या है? बताइए बोलचाल की ब्रज भाषा है, या साहित्यिक ब्रज भाषा है, या साहित्यिक अवधी है, या साहित्यिक राजस्थानी है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्यिक ब्रज भाषा है। क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा। किन में? मतिराम में। मतिराम में क्या है? ब्रज भाषा है। याद रखिए वो भी कैसी है? साहित्यिक है। बोलचाल की भाषा नहीं प्रयोग किए हैं, साहित्यिक किए हैं, यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा से। तो आप लोग समझ गए होंगे काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किए हैं, यानी कि साहित्य का क्या किए हैं? भरपूर पालन किए हैं और ब्रज भाषा में। याद रखिएगा क्योंकि शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि मतिराम की इसी सरस और स्निग्ध तथा प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतिराम के बारे में कहे हैं। मतिराम के कौन कौन भाई थे आप लोग बता सकते हैं? चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी जी थे। 4 क्या हैं? भाई हैं। और मतिराम की कौन कौन रचनाएं हैं? फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और लास्ट है साहित्य सार। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? बताइए। घनानंद जी हैं, या रसलीन जी हैं, या पद्माकर जी हैं, या आलम जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है घनानंद जी। वियोग भाई किनके हैं? वियोग घनानंद। अब प्रेम के सबसे बारे में जानने वाले कौन है? घनानंद जी हैं। आप लोग जानते हैं इनकी प्रेमिका का नाम सुजान है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ है आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बुलंदशहर में। अगर सन पूछे कि कब हुआ है तो 1689 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1689 ईस्वी में हुआ था बुलंदशहर में। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और किनके आश्रय में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में। याद रखिएगा किनके आश्रम में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रम में। इसीलिए ये भी रंगीले मिजाज के थे। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान है, आप लोग जानते हैं। और उनके याद में बहुत सारी रचनाएं रचें, जैसे सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रसकेवल्ली और यमुना यश। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? बताइए। ब्रज भाषा में है, या अवधी भाषा में है, या खड़ी बोली में है, या राजस्थानी में है? पहले तो आप लोग बताइए कवित्त रत्नाकर है किनकी रचना? यह किनकी रचना है? यह सेनापति की रचना है। किनकी? सेनापति की रचना। सेनापति किस लिए जाने जाते हैं? बताइए आप लोग, किसका वर्णन के लिए जाने जाते हैं? सेनापति जी बताइए। और इनका जन्म कब हुआ आप लोग बताइए। सेनापति का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है
1589 में। कब हुआ है? 1589 में, याद रखिएगा 1589 में हुआ है। 15वीं सदी के हैं, याद रखिए 16वीं सदी के। जो चलता है सन उसको ना अगर उसके अगले वाले सन को कहा जाता है, यानी 16वीं सदी से रिलेटेड है। इनके गुरु का नाम क्या है? सेनापति के गुरु का नाम आप लोग बता दीजिए, लगे हाथ। इनके गुरु हैं हीरामणि दीक्षित। कौन है? हीरामणि दीक्षित। हीरामणि दीक्षित जी क्या हैं? इनके गुरु हैं, याद रखिएगा। ये किनके लिए जाने जाते हैं? हमें यह ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। किनके लिए? ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा इज द राइट आंसर। मैं बताया हूँ रीतिकाल में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है या लिखी जाती है? ब्रज भाषा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से रिलेटेड है? बताइए। यहाँ पे रीतिबद्ध दिया है। रीतिबद्ध में आप लोग को पता ही होगा कि इसमें लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे। लक्षण का मतलब होता है किसी का लक्षण बताने, उदाहरण देकर लिखना। और लक्षण ग्रंथ के साथ साथ क्या लिखे जाते थे? उसमें काव्य शास्त्र के नियमों का पालन होता था। काव्य शास्त्र के नियमों का पालन, यानी कि रस छंद अलंकार के नियमों का पालन करना है, क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड है। और रीति सिद्ध में क्या है? रीति सिद्ध के काव्य धारा की एकमात्र कवि कौन है? बिहारी जी हैं। इन्होंने क्या किए? लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे हैं, लेकिन काव्य शास्त्र के नियम का पालन बिल्कुल किए हैं बिहारी सतसई में। तो रीति सिद्ध में क्या है? काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करना रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाता है। और रीति मुक्त में कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया, कोई काव्य शास्त्र नियम पालन नहीं किया गया, बिल्कुल अपने भाव के अनुसार लिखा जाता है। तो बताइए कौन है रीतिबद्ध परंपरा से रिलेटेड? बिहारी जी हैं या गणानंद जी हैं या मोतीराम जी हैं या आलम जी हैं? बताइए। आप लोग जानते हैं घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा से रिलेटेड है। आलम जी यह भी रीति मुक्त हैं। मोतीराम जी यह रीतिबद्ध हैं। और रीति सिद्ध कौन है? बिहारी जी। तो कौन रीतिबद्ध हैं? मोतीराम। कौन हो गए? ऑप्शन सी, मोतीराम जी। बहुत सारे लोग रीतिबद्ध कवि हैं, जैसे कि चिंतामणि हो गए, भूषण हो गए, जसवंत सिंह हो गए, सुखदेव मिश्र हो गए, तोष निधि हो गए, कुलपति मिश्र हो गए, देव कवि हो गए। ये सब लोग किनसे रिलेटेड हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड हैं। और रीति सिद्ध में एक व्यक्ति हैं, जानते हैं आप लोग, मैं ट्रिक बताया हूँ कि सिद्धि को प्राप्त करने वाले बिहारी जी हैं। और बाकी 5 लोग घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये लोग क्या हैं? रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा, यह पंक्ति किनके यही पूछा गया कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। कौन कहें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें। कौन कहें? शुक्ल कहें। एक प्रश्न तो यह पुटअप हो गया, लेकिन यह कथन किसके बारे में कहें यही पूछा गया है? बिहारी के बारे में कहें शुक्ल जी, या फिर घनानंद जी के बारे में, या फिर सेनापति के बारे में, या फिर पद्माकर जी के बारे में? जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा, जस्ट मैं अभी बताया हूँ, ऋतु वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं? सेनापति जाने जाते हैं। एकमात्र कवि कौन? सेनापति जाने जाते हैं ऋतु वर्णन के लिए, क्योंकि शुक्ल जिनके बारे में कहते हैं कि सेनापति ब्रज भाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं इनके बारे में। यह पंक्तियाँ किनकी है? यह शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋतु वर्णन आते ही आप लोग समझ जाइए कि सेनापति जी के बारे में, और पूछ ले किसने कहा है यह पंक्तियाँ, तो शुक्ल जी कहे हैं। किनके बारे में कहें? सेनापति के बारे में। इनका कौन कौन से रचना है सेनापति की? एक तो है कवित्त रत्नाकर, और ये दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। एक है कवित्त रत्नाकर, लिख दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए, कवित्त रत्नाकर, और दूसरी इनका है काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ कवि दिए हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए हैं, रचनाएं दी हैं। बताइए, ट्रिक हमारा आप लोग लगाइए। चिंता के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए। चिंता करिए कि रस में क्या करें? विलास करेंगे। रस विलास किनकी है? चिंतामणि के। रस में विलास करने वाले चिंतामणि जी हैं। चिंता कर रहे हैं कि रस में, भाई रस लेते हुए विलास कर रहे हैं तो मैं भी करूं, ऐसा आप लोग ट्रिक कुछ बनाइए और याद रखिए इसको। रसलीन की कौन सी रचना है? रस प्रबोध है। कौन सी रसलीन की रचना है? रस प्रबोध है। मोतीराम की कौन कौन है? जानते हैं, ललित ललाम और रसराज दोनों क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और बचे कौन? सारांश और निर्णय लेकर कौन आ गए? भिखारी दास ले गए।
इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, पहले का 3 नंबर, पहले का 3 नंबर, इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करिए। एक तो बी मिल गया, एक डी मिल गया। आगे बढ़ चलते हैं, बी का 4 नंबर में, बी का 4 नंबर इस दोनों में मात्र डी वाले में है, इसमें है नहीं तो कट जाएगा। बस इतना चेक करना होता है, एग्जाम हॉल में 10 सेकेंड आपका बच जाएगा। ऑप्शन डी को सही लगाकर आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है, बताइए। यानी कवि कुल कल्पतरु किस में रचित है? लक्षण ग्रंथ में रचित है। किसमें? लक्षण ग्रंथ में रचित हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि बिहारी दास और बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव ये लोग नहीं रचे हैं, लक्षण ग्रंथ ये लोग रचे नहीं हैं। तो कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड पूछे दिए गया है, बताइए कौन है? केशवदास जी हैं, या चिंतामणि जी हैं, या फिर श्रीपति मिश्र हैं, या फिर भिखारी दास जी हैं। जो व्यक्ति लक्षण ग्रंथ के साथ साथ काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करता है वह आचार्य कहलाता है। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, रीतिबद्ध कवि को पहचान सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएंगे? चिंतामणि इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? चिंतामणि हो जाएंगे। कवि कुल कल्पतरु यानी कि चिंता किनको होती है? अपने कुल की लेकर, अपने कुल को चिंता होती है किनको? कवि को होती है। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय, काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है, बताइए। चिंतामणि जी की है, या केशवदास जी की है, या भिखारी दास जी की है, या फिर मोतीराम जी की है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतामणि। किनकी है? चिंतामणि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिंतामणि इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? प्रस्थान का मतलब होता है शुरुआती ग्रंथ। कौन है शुरुआती ग्रंथ हिंदी की रीति परंपरा का, बताइए। रस रीति परंपरा का प्रारंभ किससे माना जाता है, बताइए। रसिक प्रिया से, जो केशवदास द्वारा रचित है, या फिर हित तरंगिणी जो कृपाराम द्वारा रचित है, या ऑप्शन सी है रस पीयूष निधि जो सोमनाथ द्वारा रचित है, या ऑप्शन डी रस रत्नाकर जो सुरती मिश्र द्वारा रचित है। सब लोग इसमें अपना अपना मत दिए हैं, अलग अलग माने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केशवदास। कौन हो जाएंगे? रसिक प्रिया। किससे माना जाता है रस रीति परंपरा का प्रारंभ? रसिक प्रिया से माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ विद्वानों ने केशवदास को हिंदी का रीति काव्य का प्रवर्तक माने हैं, केशवदास को हिंदी में रीति काव्य के प्रवर्तक। लेकिन कुछ विद्वानों ने कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को माने हैं, जिनकी रचना कौन सी है? हित तरंगिणी है। और शुक्ल जी किनको मानते हैं? शुक्ल जी चिंतामणि को मानते हैं। किनको? चिंतामणि को मानते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है, बताइए। आप लोग समझ गए होंगे, बोधा की है, या ठाकुर की है, या गंग कवि यानी गंगा प्रसाद की है, या फिर आलम जी की है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आलम की है। कौन है? माधवानल काम कंदला किनकी रचना है? आलम जी की है। याद रखिएगा, इनकी बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, जैसे आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही, यह सब किनकी रचना है? यह सब आलम जी की है। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को याद हो जाए कौन कौन है। एक तो आलम केली है, आलम केली, माधवानल काम कंदला आप लोग देख ही रहे हैं। एक है सुदामा चरित। कौन है? सुदामा चरित है। एक रचना इनकी है श्याम सनेही। कौन सी है? श्याम सनेही। यहाँ पे स्नेही नहीं, सनेही पूरा है। यह रचना किनकी है? यह आलम कवि की है। बाकी बोधा के बारे में तो जानते हैं आप लोग। इश्क में क्या हो गए? बोधा हो गए, और फिर क्या हो गए? विरह की प्राप्ति हो गई, यानी कि विरह की खूब वर्षा हुई, विरह वारिस। बोधा कवि की रचना है। और ठाकुर जी की रचना तो आप लोग जानते ही हैं। ठाकुर जी मार दिए शतक और फिर लिए वहाँ से ठसक। और गंग कवि के बारे में आप लोग जानते हैं, इनकी जो भी रचना है उनके आगे गंग लगा है, जैसे गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद है, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। यह जो है किस आचार्य की पंक्तियाँ हैं? कविदेव की हैं, या चिंतामणि त्रिपाठी जी की हैं, या सोमनाथ की हैं, या कुलपति मिश्र की हैं?
इसका सही जवाब हो जाए कवि देव की हैं। किनकी? कवि देव का। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है देवदत्त। क्या नाम है? पूरा नाम देवदत्त नाम था। देवदत्त को हम लोग कवि देव भी कहते हैं। ये आचार्य और कवि दोनों हैं, अर्थात रीतिबद्ध काव्य धारा से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। हित हरिवंश संप्रदाय में क्या दीक्षित हैं। इनकी और भी रचना कौन कौन सी है? जैसे भाव विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम चंद्रिका, देवचरित, अष्टयाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? बताइए, इसमें दिया रीतिकालीन कवि पहचानना है। नंददास, सूरदास, आप लोग समझ गए होंगे कि ये इससे नहीं है। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण जी, बिल्कुल है, सही बात। मैथिली शरण गुप्त, ये तो आधुनिक काल से आ जाएंगे। जायसी जी, बिल्कुल नहीं, तो पुराने पहुंच जाएंगे, पिछले वाले में, भक्ति काल में रिलेटेड। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? बिहारी, मतीराम और घनानंद के साथ भूषण जी। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे पूछा है अलंकार ग्रंथ कौन सा है, किनके द्वारा रचित? पद्माकर कवि के द्वारा। ऑप्शन ए भाषा भूषण है, ऑप्शन बी है रामचंद्राभरण है, ऑप्शन सी है काव्यालंकार है, ऑप्शन डी है पद्माभरण है। इसका सही जवाब है पद्माभरण है। कौन सा एक है? पद्माभरण इज द राइट आंसर। यह जयपुर नरेश प्रताप शाही ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दिए थे। कौन सी उपाधि में दिए थे पद्माकर को? कविराज शिरोमणि की। कविराज शिरोमणि, यह क्या है? कविराज शिरोमणि हैं। कौन यह उपाधि दिए थे? जयपुर के राजा कौन थे? प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह इनको उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं पद्माकर की? जैसे हिम्मत बहादुर बिरदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, प्रताप सिंह बिरदावली है, कली पच्चीसी है, अलीजा प्रकाश है, राम रसायन है। राम रसायन इनकी रचना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बताइए। कृष्णायन है, या जगत विनोद है, या फिर ललित ललाम है, या रस चंद्रिका है? इसका तो सही जवाब आप लोग जानते होंगे। मतीराम की कौन सी है? रसराज और ललित ललाम है, क्या है? बहुत फेमस रचना है इनकी। किनकी है? मतीराम की है, याद रखिएगा। कृष्णायन किनकी रचना है? यह द्वारका प्रसाद मिश्र का है। किनका है? द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका सही होता है। द्वारका प्रसाद मिश्र का, द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? बताइए। किसने कहा आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को क्या कहें? कलाकाल। यानी सीधे सी बात है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? ग्रियर्सन जी ने कहें, या शुक्ल जी ने कहें, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कहें, या इंद्रनाथ मदान जी कहें, या नंद दुलारे वाजपेयी जी कहें? इसका सही जवाब हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन? रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कहें? रमाशंकर शुक्ल रसाल कहें। चारण काल किसने कहा आदिकाल को? ग्रियर्सन जी ने कहें। अगला प्रश्न है, पंडित और प्रवीणन को जौ चित्त हरौ सो कवित कहावो। पंडित और प्रवीणन को जौ चित्त हरौ सो कवित कहावो। यह किस कवि का कथन है? बिहारी जी का है, या घनानंद जी का है, या ठाकुर जी का है, या देव कवि का है? इसका ट्रिक आप लोग देखिए, यहाँ पे पंडित दिया है, सामान्य कैटेगरी से रिलेटेड है, यहाँ ठाकुर है, सामान्य कैटेगरी से रिलेटेड है। तो कौन सा जवाब इसका हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। यह किनका कथन है? ठाकुर जी का कथन है। ठाकुर, आलम, घनानंद, द्विजदेव, ये लोग क्या हैं? रीति मुक्त काव्यधारा से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। ठाकुर के आश्रयदाता कवि कौन? आश्रयदाता राजा कौन है? केसरी सिंह है। कौन है इनके आश्रयदाता कवि? केसरी सिंह है। लिख देता हूँ, केसरी सिंह। केसरी सिंह इनके क्या हैं? आश्रयदाता राजा हैं। क्या हैं? आश्रयदाता राजा। आश्रयदाता राजा, याद रखिएगा। कहाँ के? जैतपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, लीखन बैठी जा की सभी गई गई गरब गरूर
अभर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहों में के संदर्भ में बताइए कि यह किस कारण की चित्रकार से नायक नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि नायक लोग जो है यानी कि नायक के बारे में चित्रण करने में क्या कठिनाई होती है कवि को। ऑप्शन है चित्रकारों की आंखों में चौंधिया जाती हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी चित्रकार चित्र बनाएगा तो उसकी आंख नहीं चौंधी आएगी, बिल्कुल गलत बात है। चित्र बनाकर जब लोग मिलाते हैं तब उनका नया स्वरूप बदल जाता है, सही बात है। जैसे कि क्या है कि हम कहें उस राजा का चित्र बनाइए, उन्होंने राजा का चित्र तो बना दिया, लेकिन जब राजा के समूह गए तो कहीं दाढ़ी बढ़ गई, कहीं मूछ बढ़ा लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, स्वरूप उनका बदल जाता था। इसीलिए दिक्कत होता था उस समय के कवियों को। तो बिल्कुल सही बात है और सब गलत बात है। जैसे घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप से देख नहीं पाते थे। कोई घमंडी रहेगा तो क्या देख नहीं पाएगा, गलत बात। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं हो पाता था, यह भी गलत बात है। कोई चित्रकार देखते हैं बैठकर तो चित्र ज़्यादातर बनाएगा नहीं, वो भी उस समय राजा के दरबार में रह के, गलत बात है। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियाँ हैं? रत्नाकर की हैं या पद्माकर की हैं या देव कवि की हैं या द्विजदेव की हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कवि देव की हैं। किनके छंद की पंक्तियां हैं? कवि देव के छंद की पंक्तियां हैं। देव कवि को आचार्य और कवि दोनों रूपों में क्या किया जाता है, जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन है, मैं अभी बताया हूँ। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, यह सब इनकी रचनाएं हैं देव की। अगला प्रश्न है, जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। यहाँ पे देखिए आरोही दिया है, आरोही का मतलब 1 2 3, 3 अक्षर का है तो इसको बढ़ जाइए, क्या 4 5 6 में करना है। यानी सबसे पहले जन्म किनके हुआ, उनके बाद किनके, उनके बाद ऐसे ऐसे आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। केशवदास के बारे में कई बार ट्रिक बता चुका हूँ। उनका जन्म कब हुआ, 1555, किनका, केशवदास का। सेनापति के बारे में कब इनका जन्म हुआ, 1589 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1589 ईस्वी में। कवि देव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 1673 ईस्वी में किनका जन्म हुआ, कवि देव का। कब हुआ, 1673 ईस्वी में। पद्माकर का जन्म कब हुआ था, 1653 ईस्वी में। कब हुआ था, 1753 ईस्वी में इनका हुआ था। कब हुआ था, 1753 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। केशवदास 1555, 89, 73 और उसके बाद 53, 1753, बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? बताइए कौन है जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है, यानी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, इसी के बारे में पूछा है। यानी कि लक्षण ग्रंथ आप लोग देखते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा में भी लिखा जाता है और रीति सिद्ध काव्य धारा में, तो यानी कि इन दोनों काव्य धारा से नहीं, यानी कि रीति मुक्त पूछा गया है। इसका तो मतलब यही हुआ कि रीति मुक्त काव्य कवि कौन है। तो रीति मुक्त में मैं 5 लोग का नाम बताया हूँ, घनानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, रीति मुक्त हैं। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। घनानंद ही ऑप्शन में दिया है तो सही जवाब क्या हो जाएगा, घनानंद। घनानंद का जन्म कब हुआ था, मैं जस्ट अभी बताया हूँ, 1689 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बुलंदशहर में। कहाँ पे हुआ था, बुलंदशहर में हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किसके राजा के कवि थे, मोहम्मद शाह रंगीला के। मोहम्मद शाह रंगीला के राज कवि थे। मोहम्मद शाह रंगीला के राज कवि थे, ऐसा माना जाता है और यह सर्वमान्य मत है। इनकी रचनाएं बहुत प्यारी प्यारी हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेवल्ली, यमुना यश, ये सब घनानंद की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। फिर वहीं प्रश्न आ गया, यहाँ भी रीति मुक्त ही पूछ दिया है। बिहारी जी, बिल्कुल नहीं। रीति सिद्ध काव्य धारा से रिलेटेड सिद्धि को प्राप्त करने वाले एकमात्र बिहारी जी। केशवदास, बिल्कुल नहीं। श्रीपति जी, बिल्कुल नहीं। कौन हो जाएंगे, घनानंद। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। कौन हो जाएंगे, घनानंद। घनानंद इज द राइट आंसर। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये लोग क्या हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, जगत विनोद के रचनाकार कौन है, बताइए। उसी को जगत विनोद कहिए या जगत विनोद कहिए, एक ही बात है। चिंतामणि जी हैं या तोष कवि जी हैं या पद्माकर हैं या रसलीन हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर है। कौन है? पद्माकर की रचना कौन है? जगत विनोद। कौन है? जगत विनोद है। और कौन इनकी रचना है? एक है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। पद्माकर की हम लोग रचना देख लेते हैं। एक है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, बिरुदावली। और कौन इनकी एक रचना है? इनकी एक रचना है पद्माभरण। कौन है? पद्माभरण। और इनकी एक रचना कौन सा है? प्रबोध पचासा है। कौन रचना है? प्रबोध पचासा। और एक रचना इनकी कौन है? और एक इनकी रचना है गंगा लहरी। कौन सी है? गंगा लहरी। और इनकी एक रचना कौन सी है? राम रसायन। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। कौन है? राम रसायन। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? देव जी हैं, या मतीराम जी हैं, या चिंतामणि जी हैं, या केशव हैं? बताइए। काव्य को रचने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। अब विवेक भाई जब रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी? चिंता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चिंता हो जाएगी। अपने कवि कुल कल्पतरु के लिए भी चिंता हो जाएगी, काव्य विवेक के लिए चिंता हो जाएगी। तो इनकी है चिंतामणि की। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं इनकी। और कौन कौन रचना है चिंतामणि की? रस विलास, छंदसार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रश्न? अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, अगर यह प्रश्न आपको हेल्पफुल लग रहे हो, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रारंभ करूंगा, नए जोश उमंग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने RK सर को इजाज़त दे दीजिए साथियों। धन्यवाद। हेलो एवरीवन।